Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, बहुत इजी भी है। मैं जानती हूँ आप लोगों को, काफ़ी लोगों को इससे बहुत डर लगता है या बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आई एम श्योर कि जब हम इस टॉपिक के एंड पे आएंगे, जब हमारा इस सेशन का एंड होगा, ये चैप्टर एंड होगा, तब तक आपकी सारी डिफ़िकल्टीज, सारी क्वेरीज और सारा डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने पेन, पेपर, नोटबुक, पेंसिल जो भी है सब चीज़ रेडी कर लीजिए। साइड बाय साइड मेरे साथ नोट्स बनाइए क्योंकि मैं भी आपको सब कुछ लिख लिख कर ही बता रही हूँ, है ना। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसान रहेगी, क्योंकि समझने के साथ साथ अगर आप उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप उसको स्किप करते रहेंगे तो वही चीज़ पाइल अप होती जाएगी और आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। ठीक है, तो आप साइड बाय साइड नोट्स बनाइए। ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज कर करके देख सकते हैं क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, तो आप इस चीज़ नोट्स अच्छे से बनाइएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आपको पहले से भी कोई और चैप्टर नहीं पढ़ा है और उसके कोई पॉइंट्स इसमें आते हैं तो मैं आपको वो भी बेसिक से जितनी भी इस चैप्टर के लिए ज़रूरत होगी उतना मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल जोश के साथ अटेंटिव होके, है ना, एकदम से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो लेट अस रीस्टार्ट आवर जर्नी। चलिए आइए, कार्बन। कार्बन क्या है? एलिमेंट है ना। कार्बन एक एलिमेंट है, इतना आप सब लोगों को पता है। ये जो है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स, जैसे कि अगर आप फूड लो, क्लोथ्स, है ना, बुक्स, मेडिसिन, इन सब में जो भी हमारी डे टू डे की, हमारी लाइफ की जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारा खाना, कपड़े, मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह, ये बुक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप मानोगे नहीं, ये सब चीज़ें कार्बन के कंपाउंड से ही बनी हुई हैं। जी हाँ, ये सारी ही चीज़ें कार्बन के कंपाउंड से ही बनी हुई हैं। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम इस कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करें कि मैम ये इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, बाकी एलिमेंट से कैसे अलग है, तो हम धीरे धीरे जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपके इनके इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको मिलता जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन में से क्वेश्चन अराइज होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साइंस जो है वो यही है, द अराइजिंग ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन। ओके, तो चलिए, कार्बन। अब आप देख सकते हैं कार्बन को, सबसे पहले हम देखते हैं कितने सारे कंपाउंड्स हैं। तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी भी तो देखें कि भाई हमारे पास है कितना कार्बन। तो हमारे पास कार्बन, अगर हम ज़मीन पे, धरती पे देखें, अर्थ क्रस्ट में देखें, तो अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल के फॉर्म में होता है, मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ज़्यादातर सारे एलिमेंट्स हमें मिनरल्स के फॉर्म में ही मिलते हैं ना, खनिज पदार्थों के फॉर्म में। तो कितनी अवेलेबिलिटी है उस फॉर्म में इसकी? 0.02% ओनली। ठीक है, तो इतनी ही अवेलेबिलिटी है, और वो भी किस फॉर्म में, कितने फॉर्म्स में? आपके कार्बोनेट्स के फॉर्म में। कार्बोनेट्स, ये सारे टर्म्स आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली, है ना, समझ में आते जाएंगे, है ना। फिलहाल आप पॉइंट्स जॉट डाउन करिए और धीरे धीरे जहां जहां ये यूज होंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं ये हमें। ठीक है, ये हमें कोल के फॉर्म में मिलता है और पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैम ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। ठीक है, अगर हम इसके साथ कार्बोनेट, जैसे कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट कहूँ, इसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव। ये चीज़ें भी अभी हम पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं, तो ये क्या होता है आपका? चूना होता है ना, तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलता है, जैसे कि स्लेक लाइम। ठीक है ना।
इस फॉर्म में ये हमें मिलता है। या फिर कोल आप सभी जानते हैं, स्टैंडर्ड 8th में आपने पढ़ा था ना, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर when buried in the earth's crust millions of years ago then it forms coal and petroleum। यही पढ़ा था कि जब कोई डेड और डिकेड सड़ा हुआ पदार्थ, या जैसे आपके एनिमल्स मर जाते हैं, या प्लांट्स के, ट्रीज के जो सड़े हुए पत्ते होते हैं जो वो शेड करते हैं अपने लीव्स को, जब वो अर्थ में, धरती में बहुत सालों तक दबे रह जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं अच्छे से, तब वो क्या बनाते हैं, कोल। और वहीं अगर वो किसी पानी में, यानी कि आपके वाटर बॉडी में डिपॉजिट होते हैं तो पेट्रोलियम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्बन का ही फॉर्म है, और ये हमें कार्बन इन सारी चीज़ों के द्वारा हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हमें एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, एयर में भी मिलता है। एटमॉस्फेयर में तो आप सभी जानते हैं किस फॉर्म में होता है कार्बन, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है। और कितने परसेंट, 0.03%। ठीक है, ये चीज़ें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। बॉन्डिंग वॉन्डिंग ये सब चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब आएंगी, लेकिन कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। बहुत तसल्ली के साथ, बहुत आराम से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ क्रस्ट और ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर में। परसेंटेजेस आपको समझ में आ गई होंगी और आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अब आती है बात कि मैम कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है। कार्बन जो है वो इससे बनाता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मैम कोई बात समझ नहीं आई? नहीं आई ना, कोई बात नहीं, अब आएगी आगे समझ में। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, या चलिए प्रॉपर्टीज छोड़िए, सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड्स ही बताती हूँ। बॉन्ड्स में कैसे होता है, देखिए आपको पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना, ये दो चीजें होती हैं। हमें नहीं पता, अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं हमें नहीं पता मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स पता है, एलिमेंट्स पता है। एलिमेंट्स किससे बने हुए होते हैं, एटम से बने होते हैं मैम, है ना, एटम से बने हुए होते हैं ना। और एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना। ये अभी मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ, है ना, कि कोवलेंट बॉन्ड तक हम पहुंचेंगे इसके बाद। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ हमारा जो ये न्यूक्लियस होता है, कोर, उसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बाहर क्या करते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं ऐसे। कभी भी मेरा सर्कल और लाइन नहीं बनेगा सही से। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। यही बात होती है, यही बात होती है। तो जो हमारा एक टर्म आता है एटॉमिक नंबर, क्या टर्म आता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और हम ये जानते हैं कि एटम को स्टेबलाइज करने के लिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तभी तो एटम स्टेबल होगा। तो एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब अगर हमारा जो एटॉमिक नंबर है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोडियम का। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको याद नहीं होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसमें प्रोटॉन्स भी 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स की हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे करते हैं बताइए।
वैसे तो आपको मैक्सिमम सारे बच्चों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता ना, उन्हें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, तो देखिए हम इसको शेल में डिवाइड करते हैं, के एल एम एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे शेल्स हैं, 3 शेल्स तक हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो के शेल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सकता है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2। ठीक है, और बाकी जो आपके शेल्स हैं वो कितने रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। अगर 8 से ज्यादा होते हैं तो अगले शेल में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो इसमें हमने डाल दिए 8। ठीक है, कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए ना। लेकिन हमारे पास कितने हैं, 11 है। कितना बचा, एक बचा। वो एक कूद के कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये हो गई 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जो ये शेल होता है ना, जो हमारा सबसे बाहर का शेल होता है, वो एम भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, किसी किसी एलिमेंट में के भी हो सकता है ना। तो जिसमें हमारे सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं बेटे, वैलेंस शेल। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स से ही पता चलता है कि आपका जो एलिमेंट है वो मेटल है कि नॉन मेटल। कैसे, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो हम इनको लूज करवाना आसान रहेगा, है ना। 1 2 3 है तो इनको फटाफट से हम एटम में से निकाल सकते हैं, आसान रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन हटाना, 2 हटाना, 3 हटाना। तो लूज करवाना अगर आसान रहेगा तो ये क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, है ना। पॉजिटिव आयंस का को हम क्या कहते हैं, कैटायंस। क्या कहते हैं, कैटायंस। और कैटायंस ज्यादातर मेटल्स ही बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर 1 2 3 ही होते हैं। अब समझ में आया मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स में आपके 5 6 7 होते हैं, क्योंकि 8 में तो पूरा कंप्लीट ही हो गया ना शेल मैक्सिमम। तो वो आपके इनर्ट एलिमेंट्स में जाएंगे, इनर्ट गैसेस में जाएंगे। इनर्ट मतलब कि वो रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ। तो ये हो गया 5 6 7। तो ये क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना, 6 को निकालना, 7 को निकालना कितना डिफिकल्ट है, कितना एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, गेन करते हैं। अगर 7 है तो 1 गेन कर लेंगे, 6 है तो 2 गेन कर लेंगे, 5 है तो 3 गेन कर लेंगे, है ना। हमारा तो मेन मकसद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है वैलेंस शेल में। तो ये हो गया आपका गेनिंग, ये आपका गेन करेंगे। गेन करने से बनाएंगे नेगेटिव आयंस, जिन्हें हम कहते हैं एनायंस। ठीक है, और ये ज्यादातर बनाते हैं नॉन मेटल। ठीक है, और जब ये मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटे, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि दो आयंस मिलके बना रहे हैं ना। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मान लो हमारा सोडियम है। सोडियम के पास आपने अभी अभी देखा एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो मेटल हो गया ना, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, भागो यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। तो यानी कि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन भागकर जाएगा कहाँ, क्लोरीन में। अगर मैं क्लोरीन लूं तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के पास, अगर मैं आपको क्लोरीन का बताऊं, 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। यही होगी ना, 2 8 10 10 एंड 7 17। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाएगा, सोडियम कह देगा ले भाई मेरे से ले ले, तो क्लोरीन कहेगा लाओ भाई मुझे दे दो। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके भी 8 हो जाएंगे और इसमें भी 8 हो जाएंगे। ये तो खत्म, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो ये हो गया Na प्लस Cl नेगेटिव, और इनके बीच का बॉन्ड कौन सा होगा बेटे, आयनिक बॉन्ड होगा। ये तो हुई मेटल्स नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड की कहानी। क्यों बताई मैंने, क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड क्लियर है तभी आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ में आएगा। ठीक है, यहीं से ही बेस बनता है। तो ये पूरा 5 मिनट में मैंने आपको बेस तैयार करवा दिया। आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
फिर भी नहीं समझ में आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब हम आते हैं कार्बन के ऊपर कि मैम अल्टीमेटली तो हम कार्बन कंपाउंड पर पढ़ रहे हैं ना। अब इसका बताओ क्या होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है जी हमारा 6। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। कैसे भी याद रखो, या तो सी के स्ट्रक्चर से याद रखो कि सी से ही 6 बन रहा है, राइट। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है जी हमारा 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, चलो जल्दी से बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले शेल में 2, दूसरे में आई होप 4 ही आएंगे क्योंकि 4 और 2 6, यानी कि ये तो एल शेल पे ही रुक गया। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे 4। अब क्या करें, 4 हुए तो 4 में क्या होगा, या तो ये 4 के 4 को लूज कर दे, पॉजिटिव आयन बनाए, या ये गेन करे, नेगेटिव आयन बनाए। चलो हम लूज करवाते हैं। अगर हमने लूज करवा दिए, इतना आसान समझा है, 4 को लूज कर, चार चार इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी यूज होगी, है ना। लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड। इतनी एनर्जी नहीं है अपने पास, तो हम इसको लूज तो नहीं करवा सकते चार चार इलेक्ट्रॉन को, तो भाई कैटायन तो नहीं बन सकता। अब आते हैं कि चलो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करवा लेते हैं, है ना। हमें अल्टीमेटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। और किसी किसी में हम ये वाला वैलेंस शेल होता है तो हम क्या कंप्लीट करवाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी ड्यूप्लेट। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, करवाने के लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाते हैं। करवा लिया, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 तो पहले से ही थे, 6 पहले से थे, 4 ये आ गए, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या। और प्रोटॉन्स कितने थे हमारे, 6। यही इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, ये ही प्रोटॉन्स थे, तो ये हो गए हमारे 6 तो हो गए प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हुए, पहले 6 थे, अब 4 होके हो गए 10। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, नहीं ना। तो ये यानी कि एनायन की कैटेगरी में भी नहीं आता। ये तो बीच का बिच्छू बन गया, ये तो ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। बताओ अब क्या करें, है ना। लूज करने में तो एनर्जी ज्यादा लग रही है, वो हम दे नहीं सकते। गेन करने में ये होल्ड ही नहीं कर रहा, फेंक रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब क्या करें, तो हम क्या करवाते हैं, जहां ना कोई फायदा हो रहा है, ना गेनिंग, ना कोई नुकसान हो रहा है, ना लूजिंग, तो उसको, उस इंटरमीडिएट स्टेप को हम क्या कहते हैं कि बच्चों शेयर कर लो। यही कहते हैं ना पेरेंट्स कि किसी का फायदा नहीं, किसी का नुकसान नहीं, इस चीज को शेयर कर लो। तो हम लोग कार्बन को भी क्या करवाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हम शेयर करवा देते हैं कि भाई चल तेरे इलेक्ट्रॉन्स ना मैं ले रहा हूँ ना मैं अपने दे रहा हूँ, तो हम क्या करवाएंगे, शेयर करवाएंगे। कैसे शेयरिंग होती है, कैसे शेयरिंग होती है। कार्बन के पास हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 4 हैं, ठीक है। ये 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो मैं हाइड्रोजन एटम लेती हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 1। इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मान लीजिए ये इसका है, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। ये एक बॉन्ड बन जाएगा शेयर करके, ठीक है। तो इसके पास हो गए 2, लेकिन कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक इसका शेयर कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, 5, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये भी हो गया। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा दूं, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा दूं, तो क्या हमारा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाँ हो रहा है मैम। 4 इसके खुद के क्रॉस वाले और 4 डॉट वाले, तो 8 हो गए। ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। तो यानी कि एक कार्बन के साथ आपके कितने हाइड्रोजन जुड़े, 4 हाइड्रोजन जुड़े। और इसी बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो जब द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड एज, या इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। ये चीज समझ में आ गई।
कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स और भी कई कोवलेंट बॉन्ड बनाकर दिखाते हैं हम आपको, और फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं ये बताओ। जो ये CH4 बना, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को हम कहते हैं मीथेन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मीथेन। और मीथेन तो आपको पता ही है कितना अच्छा फ्यूल होता है, बायोगैस का एक कंपोनेंट होता है। CNG यानी आजकल जो आप गाड़ियों में यूज कर रहे हैं ना, CNG व्हीकल्स में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका भी एक कंपोनेंट होता है। तो अगर आपको मीथेन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो मीथेन के बारे में आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है ना। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ, आप लिखते जाइए साइड बाय साइड। और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG। CNG की फुल फॉर्म आप लोग खुद लिखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑलराइट, आपके भी सेंसेस सारे यूज होने चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया। चलिए आइए और किसी कंपाउंड के भी करते हैं। क्या मैम सिर्फ कार्बन ही इस तरीके की बॉन्डिंग दिखाता है? नहीं, और भी कई एलिमेंट्स हैं जो दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर, स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक नंबर ना याद होना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो आपको इसका एक चार्ट बनाकर जो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स मैं आपको जल्दी ही शेयर करवा दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 1 है तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन एटम लूँ, एक ये वाला H ले लेते हैं, एक चलिए आपको दूसरे पेन से एक ये वाला हाइड्रोजन ले लेते हैं। इसका ये है और इसका है ये। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसके भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका भी। तो ये क्या बना देगा आपका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, है ना। हाइड्रोजन गैस को हम H2 के फॉर्म में ही तो लिखते हैं। तो ये हो गया। और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई बात। अब अगला, अगर मैं कहूँ क्लोरीन, चलिए क्लोरीन का बनाइए। इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, हो गए 10, कितने बचे? 7। तो ये हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में हम सिर्फ कितने दिखाते हैं? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाते हैं। तो अगर मैंने एक क्लोरीन लिया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कैसे दिखा दूं? मैं ऐसे दिखा दूं, ये हो गए 6, 2, 4, 6 और एक मेरा ये। ठीक है, इसको मैंने एक उसमें सर्कल में रख दिया। अब दूसरा क्लोरीन आता है, उसको भी एक की जरूरत है। मैम ये तो गेन कर सकता है, बिल्कुल गेन कर सकता है, लेकिन अगर इसको शेयर करना हुआ तो, ठीक है, जैसे सोडियम के साथ गेन करके इसने आयनिक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे अपने ही दूसरे भाई बंधु के साथ ये शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आ गया आपका क्लोरीन के हमारे ये वाले 6, तो ये रहे और एक ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये, ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहूँ, ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन को कैसे करेंगे अब हम? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 6।
यही होगी ना 2 6। तो अगर मैंने ऑक्सीजन का कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ये इसका सर्कल बनाना था। ये है ऑक्सीजन, इसके 6 हम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 की। तो ये 2 को ही तो शेयर करेगा। तो ये यहाँ पे मैंने इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना दिए। ठीक है, ये 6 हो गए पूरे। इतनी चीज समझ में आ गई। ये हो गए इसके 6 पूरे। अब हम आते हैं दूसरे ऑक्सीजन पे, उसको भी 2 चाहिए। तो इसके हो गए 2 4 6। ये ठीक है। तो अगर मैं इसके भी काउंट करूं, सॉरी ये मेरे को क्रॉस भी इसके साथ साथ ले लेना चाहिए था, माय बैड। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये ठीक है। अब हम अगर इस ऑक्सीजन के, ब्लू वाले ऑक्सीजन के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अगर इस ऑक्सीजन के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गए कि नहीं हो गए? 8 8 पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना? डबल बॉन्ड। ये देखो, ये 2 जगह शेयर हो रहा है ना, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। इसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात? अब इसका अगला आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बनाइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 5 है ना। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 चाहिए ना। 8 - 5 3। तो अगर मैंने नाइट्रोजन का लिया तो ये 3 को शेयर करेगा। 3 तो यहाँ लगा दिए। है कितने? 5। इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 5 है, तो चलो 2 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन हमारा दूसरे वाला अगर मैं लूं तो ये रे 3 शेयरिंग के और 2 ये रे, तो ये इसका बन गया और ये इसका बन गया। तो यानी कि इस नाइट्रोजन में भी 5 और 3 8 और इस नाइट्रोजन में भी 5 और 3 8। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा? अब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मीथेन का मैंने आपको बताया था, सारे ही क्या थे आपके? सिंगल बॉन्ड्स थे। ठीक है, क्या मैम इससे आगे भी बॉन्ड्स होते हैं? नहीं, इसके आगे बॉन्ड्स नहीं होते। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ ये 3 ही बॉन्ड्स आपके कार्बन कंपाउंड्स में मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोवलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट से। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इट इज द बॉन्ड, या ऐसे लिखिए, द बॉन्ड विच इज मेड, द बॉन्ड, the bond made by sharing of electron pairs, sharing of electron pairs is called covalent bond, is called covalent bond। समझ में आगे बात? एग्जाम्पल में आप मीथेन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कोई भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एज अ होमवर्क करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ, आज सारे मार्कर मेरे गड़बड़ चल रहे हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नेक्स्ट, दूसरा क्या आएगा? दूसरा पॉइंट ये आएगा कि दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ
अट्रैक्शन, और तीसरा पॉइंट आएगा दे हैव, आई होप आप सबको विजिबल होगा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इनके पीछे का क्या कारण है, क्यों है वो पुअर कंडक्टर, तो उसका रीजन ये हुआ कि इनके अंदर आयंस ही नहीं है। आयंस है नहीं है तो शेयर कर रहे हैं बेचारे, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग ये सब खुद दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। अच्छा, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड तो वीक ही होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो आपका बॉन्ड होता है ये वीक होता है, आसानी से टूट सकता है, तभी तो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है ना। अगर उससे हटेगा ही नहीं, उससे अपने मोह माया छोड़ेगा ही नहीं, तो वो दूसरे से जुड़ेगा नहीं, है ना। तो ये चीज है। अगला आता है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन आपका सेकंड वाला ही पॉइंट है कि क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसीलिए टूट जाते हैं, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, कम ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, शुरुआत में इतना ही आप कर लें, वही बहुत है। बस इसको अच्छे से रिवाइज करके आए तो मेहनत सफल हो जाए, है ना। इसके अगले सेशन में हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से रिवाइज करके आना। मैंने होमवर्क दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मुझे बनाकर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर मुझे देना। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अच्छे से पढ़ाई करना। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।